हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका, लॉ फैकल्टी फ्रॉम DU। ये हमारी फैमिली लॉ सीरीज़ की सेकंड क्लास है। इससे पहले भी हमने एक क्लास अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से देख के आओ। और आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज जो है हमारा डिफाइन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में, जो हमें कंडीशंस बताता है हिंदू मैरिज एक्ट के लिए। ओके, अ मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जो है मैरिज सोलमनाइज मानी जाएगी टू पार्टीज़ के बीच में। ओके, सो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो पार्टी शादी कर रही होती हैं तो उस टाइम पे उनका स्पाउस जो है कोई लिविंग नहीं होना चाहिए। जैसे ए और बी ये दोनों शादी करना चाहते हैं और ये शादी कर रहे हैं, तो शादी के टाइम पे इनका कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। अगर इनका स्पाउस कोई लिविंग होता है तो वो शादी वैलिड नहीं होगी, वॉइड मानी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जो मेल है, अगर इसकी वाइफ शादी के टाइम पे ज़िंदा है, अगर ये जब ये बी से शादी कर रहा है उस टाइम पे इसकी पहले की वाइफ जो है डब्ल्यू वो ज़िंदा है, तो ये जो शादी है ए और बी की ये वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, ये मानी ही नहीं जाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ second one is at the time of marriage neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, b suffering from mental disorder of such a kind as to be unfit the marriage and the procreation of a children, or has been subjected to recurrent attack of insanity or epilepsy. So जो हमारा जो फर्स्ट ए है वो ये बोलना चाह रहा है, अगर जो कोई भी पार्टी जो है वो वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल है। क्यों? क्योंकि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से एक वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रही है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो होता है जिसमें हम सही गलत नहीं समझ पाते हैं या हमारा माइंड जो है वो ढंग से काम नहीं करता। मतलब एक हेल्दी पर्सन जो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है उसको हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कह सकते हैं, जो सही और गलत नहीं पता कर पा रहा और अपना वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता। बी जो है सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर भी हमारा जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ही रिलेटेड है, जिसमें हम जो है अनफिट होते हैं मैरिज के लिए। एक मैरिज के लिए जैसे एक पर्सन हमें फिट चाहिए मेंटली, वो पर्सन नहीं होता, तो बी यही कहना चाहता है हमसे अनफिटनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड सी जो है हमारा सब्जेक्टेड टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी जो होता है वो एक तरीके का पागलपन होता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो हमेशा तो ठीक रहते हैं पर उनको अटैक आते हैं कुछ थोड़े टाइम के लिए इंसैनिटी के, पागलपन के, जो नहीं होना चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए। और एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी के दौरे बोल सकते हैं हम, मे बी मिर्गी ही होती है ये। अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो ये भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। नीदर पार्टी उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैरिज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 21। ओके, 21 जो हमारा जो है ब्राइड ग्रूम दूल्हा है जिसको हम दूल्हा बोलते हैं, उसकी एज जो है वो 21 कंप्लीट हो जानी चाहिए शादी के टाइम पे। और जो हमारी ब्राइड है उसकी एज 18 अब चेंज करके 21 कर दिया गया है, बट द हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी 18 ही है। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेंडमेंट के बाद और करेंटली एज कितनी है ब्राइड की, तो आप 21 ही बताएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। मे बी अब ये आगे बेयर एक्ट्स में भी चेंज कर दे, 18 को 21 कर दें। बट अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है। अगर उन्होंने अमेंडमेंट लिखा है, अमेंडमेंट के पहले क्या थी, तो आप 18, अगर अमेंडमेंट के बाद की पूछ रहे हैं तो 21 ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आपको नहीं पता प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो पार्टीज़ हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होती हैं तो शादी जो है वो वॉइड हो जाती है। ओके, अनलेस द कस्टम और यूजेस परमिट सच मैरिजेस। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है कि जो पार्टीज़ हैं वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, पर
अगर उनका कस्टम ये अलाउ करता है कि वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी मैरिज कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, कोर्ट या फिर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बस उनका कस्टम अलाउ करना चाहिए उन्हें। फिफ्थ वन इज़ द पार्टीज आर नॉट सपेंडास ऑफ ईच अदर। अब सपेंडास भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी क्या है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो, जो पार्टीज़ हैं वो सेम पिंड में नहीं होनी चाहिए, सपेंडा नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की। अगर वो सपेंडा हैं एक दूसरे की, तो जो हमारी मैरिज है वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। और अगर उनके कस्टम और यूजेज उनको परमिट करता है कि हाँ आप सपेंडा सेम सपेंडा में भी शादी कर सकते हो, मैरिज आपकी वैलिड हो सकती है अगर आपका कस्टम अलाउ करता है तो। अदरवाइज हिंदू मैरिज एक्ट ये अलाउ नहीं करता है कि सेम पिंड में सपेंडा के जो ईच अदर जो सपेंडा हैं एक दूसरे के, वो एक ही उसमें शादी करें, ऐसा अलाउ नहीं है। सो आपको मैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडा के लिए नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ क्या है, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं पूछे जाएंगे। और जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडाज हैं ये थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट का, बट आपको समझाने के लिए ताकि आप एग्ज़ाम में समझ जाओ, उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, 2 पर्सन कैन नॉट मैरी इफ़ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये जो है हमारा सेक्शन 3 बोलता है कि 2 पर्सन जो है वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते अगर वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय कैन नॉट मैरी हिज फादर एज वाइफ, स्टेप मदर, ओके, ग्रैंड फादर एज वाइफ एक्सेट्रा, अगर वो विडो भी है और डिवोर्सी। जैसे एक लड़का है वो शादी नहीं कर सकता अपने फादर की वाइफ से। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट या आजकल ऐसा हो रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ये सारी कंडीशंस इन्होंने डाली हुई हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो एक जो बॉय है वो शादी नहीं कर सकता अपने फादर की वाइफ से, चाहे वो स्टेप मदर हो, ओके, ग्रैंडफादर की वाइफ से नहीं कर सकता, मतलब अपनी दादी या फिर जो हमारी स्टेप दादी हो सकती है उनसे शादी नहीं कर सकता, चाहे वो विडो हो चाहे वो डिवोर्सी हो, ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ नहीं करता। सिमिलरली ही कांट मैरी हिज सन एज वाइफ, मतलब वो अपने सन की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता, और सन मतलब अपने ग्रैंड सन की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता। ये जो है हमारी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। बट एक बात है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, जैसे सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, और सिमिलरली टू जैसे यहाँ पे एक बॉय का एग्जांपल है, तो अगर हम गर्ल का एग्जांपल लें तो वो अपने मदर के हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, जस्ट लाइक वो अपने फादर से शादी नहीं कर सकती, स्टेप फादर से शादी नहीं कर सकती, और उसकी मदर जो है उनके हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती। तो मतलब ये जो है ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। तो इन डिग्रीज़ में अगर आप फॉल करते हो तो आपकी शादी जो है वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज़ सपेंडा रिलेशनशिप जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि जो सेम पिंड, हम हिंदूज़ में होता है ना पिंड दान करना, हम पिंड दान करते हैं, तो जो हम पिंड दान करते हैं हमारा बहुत टाइम से एक चेन बनी आ रही होती है, ठीक है, हमारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ये सब उनके भी जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं ये जो हैं हमारे सेम पिंड में है, ओके, तो हम एक दूसरे के सपिंडा हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो पिंडा मीन्स कॉमन पेरेंटेज। जैसे मैंने बता दिया आपको कि हम हैं, हमारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर उससे भी आगे जो हमारी पीढ़ियाँ चल रही हैं, फिर जितने भी लोग हम एक सर्कल में आ रहे हैं वो हम एक दूसरे के सपिंडा हैं। सपिंडा मैरिज रेफर्स टू द कज़न मैरिज इन हिंदुज़म। आपको शायद ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे ए है और ए बी से शादी करना चाहता है, ओके, पर ए के जो फादर हैं, ओके, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके, ये ग्रेट ग्रैंडफादर है। ए बी से शादी करना चाहता है, ए के जो फादर हैं, ठीक है, ए के ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ओके। अब ये ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, इनके ये जो हैं ग्रैंडफादर के अलावा भी कोई सन हो सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर जो है सन 1 है, अब ग्रेट ग्रैंडफादर के एक और सन है सन 2, ओके।
सन 2, ओके। अब उनका कोई सन होगा, अब उनको हम नाम दे देंगे SS2, ओके। सो ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके सन 1 जो हैं उनकी जो है ये लाइन ये वाली है, ओके। और ग्रेट ग्रैंडफादर के जो सेकंड सन है उनकी लाइन ये वाली है, ठीक है। तो सन 2 और उनके बेटे जो हुए SS2, और फिर जो उनकी बेटी हुई है B, ओके। तो A और B जो है सेम सपेंडा है, क्योंकि इसके भी A के भी ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो GGF है, और B के भी जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो यही हैं। तो जो इन दोनों के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं सेम है, तो ये सेम सपेंडा हो गए एक दूसरे के। तो जब ये एक दूसरे के सपेंडा हो गए तो इन दोनों की मैरिज जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी। अगर इनका कस्टम एंड यूजेस इनको परमिट करता है कि हाँ उनके कस्टम में ये मैरिज जो है वो वैलिड है, तो वो कर सकते हैं, बट हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा अलाउड नहीं करता है, ओके। सो ये कज़न है, आपस में एक दूसरे के कज़न थे A एंड B, तो इसलिए इनकी जो शादी थी वो वॉइड होती। अमोंग द हिंदू मैरिज विद इन द पेंडा ग्रुप दैट इज़ अ सपेंडा ग्रुप इज़ प्रोहिबिटेड। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेम पिंड में शादी करना जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। वही बात ये कहना चाहता है, 2 पर्सन हु आर सपेंडा टू ईच अदर कांट मैरी, ओके। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता है 2 पर्सन को जो सपेंडा हैं एक दूसरे के, ओके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप आगे भी मुझसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।